कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अच्छान शिवांगी फिर से पेरेंट्स बनने वाले थे। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन इधर देहरादून में वीर रंधावा के मन में एक खुरापाती आइडिया ने जन्म लिया था। इन एक महीने में वीर रंधावा शिवांशी में शिवांगी को ढूंढने की कोशिश करने लगा था। पहले तो ज़्यादातर उसे देखता रहता था, लेकिन अब ख्यालों में भी शिवांगी और शिवांशी दोनों के बीच उलझने लगता था। शिवांशी की हर बात में वो शिवांगी को ढूंढने की कोशिश करता। उसका बोलना, चलना, पहनना सब शिवांगी की तरह चाहने लगा था। शिवांशी भी अब और ज़्यादा वीर को पसंद करने लगी थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसने कभी इस बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन उसने बिजनेस जगत में कुछ तत्काल न्यूज़ को ढूंढने की कोशिश की और अच्छांश के साथ शिवांगी की तस्वीर जल्दी ही उसके सामने आ गई। शिवांगी को देखकर वो भी हैरान थी। उसे अब अपनी कही बातों का पछतावा हो रहा था, क्योंकि अखबार में जितना भी न्यूज़ अच्छान शिवांगी के बारे में था, उनमें उनकी मोहब्बत के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। वो समझ चुकी थी कि शिवांगी भी अपनी जगह सही है, लेकिन उसे थोड़ी सी जलन भी महसूस हो रही थी। वो शिवांगी के बारे में सर्च करके खुद को उसकी तरह बनाने की कोशिश करने लगी थी। वीर रंधावा अब दिल और दिमाग की बातों में फंस गया था। दिल कहता कि शिवांगी उसकी नहीं हो सकती, लेकिन शिवांशी के रूप में उसे अपनी मोहब्बत को पाने का एक मौका मिला है। लेकिन दिमाग हमेशा इस बात को झुठलाते हुए बताता कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक से होती है और वो शिवांगी से हो चुकी है, अब दूसरा कोई नहीं आ सकता। जबकि दिमाग की इन बातों से परे शिवांशी दिल में अपना जगह बना चुकी थी। हाँ, ये अलग बात थी कि वह शिवांगी के रूप में ही थी, लेकिन शिवांशी को अपने सामने देखना, बहाने से केबिन में बुलाकर उसकी आवाज़ सुनना, ये सब कब उसकी आदत बन गई थी उसे खुद मालूम नहीं था। इन सब बातों में उसे बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव हो गया था और 8 दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। सर में दर्द और बुखार की वजह से उसे उठा भी नहीं जा रहा था, पूरा शरीर तपने लगा था। डॉक्टर देखकर चले गए थे। इधर शिवांशी को ऑफिस में जैसे ही पता लगा कि वीर की तबीयत खराब हो गई है, वो भी बेचैन हो गई और ऑफिस के हाफ डे में वीर रंधावा के घर के लिए निकल गई। उसके घर पहुंचने पर वॉचमैन जैसे ही वीर रंधावा के पास शिवांशी के आने का मैसेज दिया, वो जल्दी से उसे अंदर भेजने को कहा। उस वक्त उसे शिवांशी के आने की बहुत खुशी महसूस हो रही थी। आज वो सोच रहा था कि उसका चेहरा देखना नसीब नहीं होगा, लेकिन शिवांशी तो खुद चलकर यहाँ आई थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे शिवांगी आ गई हो और उसका घर रौनक हो गया हो। कुछ देर में शिवांशी उसके कमरे में थी। वीर रंधावा उसे अपने पास बैठा कर जल्दी से उसकी गोद में सर रख लेता है। शिवांशी पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो भी मुस्कुरा कर वीर रंधावा के सर में हाथ फेरने लगती है। अभी भी बुखार उतरा नहीं था, शरीर अभी भी गर्म था, लेकिन वीर रंधावा को इस वक्त एक सुखद एहसास हो रहा था। इस वक्त उसकी हालत पानी की तलाश में भटकते एक प्यास की तरह थी, जिसे तपते रेगिस्तान में पानी का अभाव हो रहा था। बिल्कुल मृग मरीचिका की तरह। शिवांशी में शिवांगी होने का वहम। शिवांशी तो वीर को अपने पास पाकर बहुत ही खुश थी। रात को वीर रंधावा शिवांशी को उसके घर भी नहीं जाने देता। शिवांशी भी पूरी तरह से उसका ख्याल रख रही थी। उसने अपने हाथों से वीर के लिए खाना बनाया और अपने हाथों से खिलाया। वीर के लिए ये सब एक नया एहसास था। वो अब तक ये सब केवल अपने ख्यालों में सोचा करता था। आज सच हो रहा था, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं उसे बता रहा था कि इस सच में एक मिलावट है। वह शिवांशी है, तुम्हारी शिवांगी नहीं। दिल अपनी दलीलें दे रहा था, तो क्या हुआ, भगवान ने मेरे लिए इसे ही शिवांगी बनाकर भेजा है, जो मेरी है, जिस पर किसी अच्छा अंश का साया नहीं। वो मुझे पसंद करती है, मुझे प्यार करती है, वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। अगले दिन तक वीर की तबीयत में सुधार आ गया था, लेकिन वो सोच में डूबा हुआ था। शिवांशी उसके पास आकर बैठते हुए, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? वीर बोला, नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम ये बात तो जानती हो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास होने से भी मुझे सुकून मिलता है। कल मैंने ये अपने दिल से महसूस किया है।
इतने दिनों से मैं दिल और दिमाग में उलझा हुआ था, लेकिन अब तुमसे साफ साफ कहता हूँ कि तुम में मुझे शिवांगी दिखाई देती है। क्या तुम इस सच के साथ मुझे अपनाओगी? शिवांशी बोली, सर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर कभी भविष्य में आपकी मोहब्बत शिवांगी अगर आपके पास लौटी तब आप क्या करेंगे? वीर रंधावा मुस्कुराते हुए, पहली बात ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ऐसे होने की 0% में भी संभावना होती तो मैं पहले ही इस संभावना को सच करने की कोशिश करता। लेकिन जब ये होने वाला ही नहीं है तो ऐसे सवाल का क्या मतलब? लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम लाइफ में आ गई तो फिर कोई नहीं आएगी। लेकिन तुम्हें भी एक सच मानना होगा कि मैं तुम में उसी को देखता हूँ। तुम्हारे वजूद को नकार नहीं रहा। तुमसे जो एहसास हो रहे हैं वो दिल से हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा इन एहसासों से भी कहीं बड़ा है। इस चेहरे ने ही मुझे मोहब्बत सिखाया है, तो तुम ही बताओ कैसे इसे झुठलाने की कोशिश करूं? मैं तुम्हें कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता। शिवांशी बोली, मुझे मंजूर है। आपको इस चेहरे से मोहब्बत है और मुझे आपसे। लोग तो अपने मोहब्बत को पाने के लिए जाने कितने गुनाह कर जाते हैं। यहाँ तो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता एहसासों से भी जुड़ गया है और मुझे विश्वास है कि जल्दी आप पूरी तरह से मेरे हो जाएंगे। शिवांगी का आप में कुछ नहीं रहेगा। वीर रंधावा बोला, लेकिन इन सब से पहले मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर शिवांगी क्यों अच्छन से इतनी मोहब्बत करती है कि उसने मुझे नहीं चुनकर उसे चुना है। ऐसी क्या वजह है? ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं? शिवांशी कन्फ्यूजन से, आप करना क्या चाहते हैं? वीर रंधावा बोला, तुम्हें अच्छांश के सामने आना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं तुम्हें शिवांगी समझ लिया, क्या वो भी तुम्हें शिवांगी ही समझेगा या अपनी शिवांगी को पहचान लेगा? तुम्हें नहीं पहचान पाता इसका मतलब है कि हम दोनों का प्यार एक जैसा ही है। समझ लूँगा कि बस उसकी किस्मत मुझसे अच्छी थी कि शिवांगी ने उसे चुना। शिवांशी बोली, ये सब क्यों सोच रहे हैं आप? जितना उन लोगों के बारे में सोचेंगे आपको उतनी ही तकलीफ होगी। प्लीज़ इन बातों को भूल जाइए ना। वीर रंधावा बोला, आखिरी बार मैं खुद को संभाल चुका हूँ। बस एक तसल्ली चाहता हूँ कि शिवांगी सही हाथों में है। शिवांशी बोली, ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा। इसके बाद आप उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। अब मैं आपको किसी भी दर्द में नहीं देख सकती। एक बार मेरा हाथ थाम लिया है तो अब केवल हमारे प्यार की रोशनी होगी। वीर रंधावा मुस्कुराते हुए सर हिला देता है। उसके बाद वीर रंधावा अपना एक आदमी जयपुर में शिवांगी और अच्छांश पर नज़र रखने के लिए भेजता है। जैसे ही उसका आदमी बताता है कि अच्छांश अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ देहरादून आया है, वीर रंधावा पता लगाने की कोशिश करता है कि वे लोग यहाँ क्यों आए हैं और वहाँ से सारी सच्चाई पता लगते ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का दिन सोचने लगता है। गरिमा की फैमिली से शादी का दिन मालूम हो जाता है और अब वो इसी दिन में से अपने काम को अंजाम देने को सोचता है। वह सब काम अपने आदमियों से करा रहा था, जिस वजह से उद्भव सिंह ने जिस आदमी को उस पर नज़र रखने को कहा था उसे कुछ मालूम नहीं होता। जयपुर में सभी अनिकेत की शादी में बिजी हो गए थे। देखते देखते शादी की पहली रस्म हल्दी की शुरुआत हो चुकी थी। अच्छांश अपनी फैमिली को लेकर अनिकेत कुणाल के घर पहुंच जाता है। सुरेंद्र और नीलम हवेली चलने को कहते हैं। अच्छांश शिवांगी की तबीयत को देख हल्दी के बाद हवेली जाने के लिए तैयार हो जाता है। अनिकेत वाइट कुर्ता पजामा में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। शादी की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। सारे दोस्त मस्ती करते हुए उसे चिढ़ा रहे थे। अनिकेत की माँ हल्दी के रस्म की शुरुआत करती है। उसके बाद सभी घर के बड़े हल्दी लगाते हैं। फिर सारे दोस्त और कजिन भाई बहन मिलकर अनिकेत को हल्दी से भर देते हैं। अनिकेत भी सबको एक एक करके हल्दी वाले पुल में धकेलते जाता है। शिवाच भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने पापा और चाचू को हल्दी लगा रहा था। अनिका भाभी होने के नाते अनिकेत को और ज़्यादा छेड़ रही थी। बाकी लड़कियां प्रेग्नेंट होने की वजह से हल्दी से थोड़ी दूर थी, लेकिन फिर भी सबके पति देव ने अपने गालों की हल्दी उनके गालों में लगा दी थी। कुणाल का बेबी सबके गोद में जाते जाते थोड़ी थोड़ी हल्दी से ही पूरा भर गया था। कुणाल की मम्मी सबको डांटते हुए फ्रेश होने को कहती हैं। अच्छांश, शिवांगी और शिवाच और बाकी तीनों दोस्त अपनी पत्नी के साथ हवेली आते हैं।
अनिकेत के घर में बहुत सारे रिश्तेदार होने की वजह से पूरा कमरा भरा हुआ था, इसलिए अच्छांश तीनों को भी अपने साथ ले आया। नीलम और सुरेंद्र दरवाजे पर ही अच्छांश और शिवांगी को रोक कर आरती करके गृह प्रवेश करती हैं। जब पहली बार शिवांगी आई थी तो हालात इतने खराब थे कि ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। आनंद, नंदिनी और वर्णित भी अच्छांश की हवेली आने से बहुत ही खुश थे। वर्णित भी अब हॉस्टल छोड़कर हवेली में रहने लगा था। नीलम जी और सुरेंद्र अपनी गलतियों से सीखते हुए वर्णित और आनंद में कोई भेदभाव नहीं करते थे। अच्छांश तीनों को उनका कमरा दिखाकर शिवांगी को लेकर अपने कमरे में आता है। कमरे की सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। अच्छांश ने कमरे का पूरा रिनोवेशन कराया था। उसे संध्या की छुई या उसकी मौजूदगी की कोई भी चीज़ अपनी शिवांगी के लिए नहीं चाहिए थी। दीवार पर अच्छांश शिवांगी और शिवाच की तस्वीर लगी हुई थी। शिवाच घूम घूम कर पूरा कमरा देख रहा था। वहाँ बंगलों में जो इनका बेडरूम था उससे भी बड़ा ये कमरा था। सारी चीज़ राजसी लुक में डेकोरेट की गई थी। शिवांगी मुस्कुराते हुए, आज तक राजा महाराजा के बारे में सुना था, पहली बार इतनी नज़दीक से देख रही हूँ। अच्छांश उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचते हुए, इस राजा के पास सब कुछ होते हुए भी उसकी रानी की कमी बेहद खलती थी, लेकिन अब वो पूरी हो गई है। आज मेरे इस कमरे में सच में रौनक है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, अब हम हमेशा साथ हैं और अब तो हमारी राजकुमारी भी आने वाली है। तभी शिवाच दोनों के पास आते हुए, पापा ये किसकी तस्वीर है? अच्छांश बोला, ये आपके दादाजी की तस्वीर है। शिवाच बोला, लेकिन वो कहाँ हैं? दादी हमारे पास हैं तो फिर दादू क्यों नहीं? अच्छांश उसे गोद में उठाते हुए, दादू भगवान जी के पास हैं, चलिए अब जल्दी से नहा लीजिए नहीं तो ठंडी लग जाएगी। दोनों बाप बेटे वॉशरूम में चले जाते हैं, जहाँ सारी चीज़ शाही स्टाइल में थी। बाथ टब को एक पौंड का लुक दे दिया गया था। शिवाच पानी से खेलते हुए बहुत ही खुश था। अच्छांश उसे इतना खुश देख मुस्कुरा रहा था। दोनों बाप बेटी मस्ती करते हुए नहाकर बाहर आते हैं। तब तक शिवांगी अलमारी खोलकर उनके कपड़े निकाल कर रख देती है। अब थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में अच्छांश और शिवाच बाहर आकर अपने कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। शिवाच भी अब बहुत ज़्यादा थक गया था, वो भी शिवांगी के पास आकर सोने लगता है। अच्छांश शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए, पहले थोड़ा खा लीजिए फिर सोइएगा। शिवांगी बोली, तभी दरवाजे पर नीलम जी की दस्तक देती हैं। अच्छांश जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, नीलम जी खाने की थाली अच्छांश के हाथों में देते हुए, आप लोग खाना खा लीजिए। अच्छांश बोला, उन तीनों के कमरे में भी खाना और साथ में एक गिलास जूस भिजवा दीजिएगा। नीलम जी बोली, हमने भिजवा दिया है, आप परेशान मत होइए। अच्छांश मुस्कुरा देता है। नीलम जी के जाने के बाद अच्छांश दरवाज़ा बंद कर टेबल पर खाना लगाता है। शिवांगी शिवाच को उठाते हुए, बेटू चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। लेकिन शिवाच आधी नींद में था। अच्छांश उसे गोद में उठाकर लाता है, फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शिवांगी और शिवाच सो जाते हैं। अच्छांश दोनों के सोने के बाद कमरे से बाहर आ जाता है। तीनों दोस्त हाल में बैठे हुए थे, उनकी पत्नी भी अभी आराम कर रही थी। सभी दोस्त वहां से निकलकर अनिकेत कुणाल के घर आ जाते हैं। अनिकेत भी फ्रेश हो गया था, वो गरिमा से बात करने में बिजी हो गया था। वहाँ भी हल्दी की रस्म हो गई थी। चारों दोस्त कुणाल के साथ मिलकर बाकी का काम देखने लगते हैं। रात के समय सभी लड़कियों के हंसी मजाक के बीच अनिकेत को थोड़ी सी मेहंदी लगा दी जाती है। अगले दिन संगीत का प्रोग्राम था और परसों देवता पूजन करके सभी यहीं से बारात लेकर देहरादून के लिए निकलने वाले थे, ताकि रात तक वहां पहुंचकर सभी आराम कर सके। फिर उसके अगले दिन शादी का प्रोग्राम था। गरिमा के यहाँ भी सारी तैयारी हो चुकी थी। विवान और उसके पापा एवं चाचा सभी मिलकर बारात का अच्छे से स्वागत करने का इंतजाम देख लिए थे। शिवांगी ने सारी तैयारी का खर्चा खुद किया था, इसलिए गरिमा के मम्मी पापा को कोई चिंता नहीं थी। वीर रंधावा भी हर पल अपने आदमियों से नज़र रखवाए हुए था। अगले दिन संगीत की सारी तैयारी बाहर लॉन में ही की गई थी। शिवाच तैयार होकर अपने दादी और नानू के साथ वहां चला गया था। शिवांगी अभी भी तैयार हो रही थी।
उसने बेहद सिंपल सा फिरोजी कलर का एक लहंगा पहना था। अच्छांश जैसे ही कमरे में तैयार होने आया, शिवांगी को देख उसके पास आते हुए, सच कहते हैं लोग, सादगी से ज़्यादा खूबसूरती किसी में नहीं। शिवांगी मुस्कुराते हुए, अब तारीफ हो गई है तो तैयार भी हो जाइए, कपड़े बेड पर रखे हुए हैं, आप फ्रेश होकर आइए। अच्छांश बोला, तैयार तो हो ही जाऊंगा, लेकिन ज़रा अपनी चाँद की नज़र उतार दूं, कहते हुए उसके लबों पर झुक जाता है। शिवांगी भी अपनी दोनों बाहें उसके कंधे से फिसलाती हुई गर्दन में फंसा देती है। अच्छांश के हाथ शिवांगी की कमर से होते हुए उसके पेट पर फिसल रहे थे। 10-15 मिनट बाद दोनों अलग होते हैं। शिवांगी उसके सीने से लगी गहरी सांसें ले रही थी। अच्छांश उसके बालों पर किस करते हुए उसे लाकर बेड पर बैठाता है और अपने हाथों से उसे पायल, चूड़ी, झुमके पहनाने के बाद खुद तैयार होने लगता है। वाइट शर्ट पर ब्लैक कलर का सूट पहने वो भी हैंडसम लग रहा था। शिवांगी उसके गालों को चूमती हुई बोली, अब चलें? अच्छांश उसके कमर में हाथ डालते हुए, इरादा तो बिल्कुल नहीं है जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। दोनों हंसते मुस्कुराते बाहर आते हैं। गार्डन में पहुंचते ही लगभग सब लोगों की नज़र इन दोनों पर आ जाती है। अस्मिता जी दोनों के पास आकर नज़र उतारते हुए शिवांगी के कानों के पीछे काला टीका लगाती हैं। बाकी दोस्त भी पहुंच चुके थे। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ जच रहे थे। शिवाच अपने नानू को गोद से अपने पापा के पास आ जाता है। प्रोग्राम को होस्ट करने की जिम्मेदारी अनिका, कुणाल और अनिकेत के बहन बहनोई ने ली हुई थी। चारों स्टेज पर आकर सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। अनिकेत कान में ब्लूटूथ लगाए गरिमा से लगातार बातें कर रहा था। उनके यहाँ संगीत प्रोग्राम कल था, इसलिए गरिमा अपनी सहेलियों के बीच बैठी मेहंदी लगवा रही थी। आज वहाँ मेहंदी फंक्शन हो रहा था। धीरे धीरे संगीत प्रोग्राम आगे बढ़ता है। सभी दोस्त ने एक साथ अनिकेत के लिए सरप्राइज डांस तैयार किया था। 2-3 गानों का रिमिक्स तैयार करके पांचों लड़कों ने अनिकेत को अपने साथ खींचते हुए धूम मचा दिया। यारा तेरी यारी को हमने तो खुदा माना, आज मेरे यार की शादी है, यारी भी क्या चीज़ है। ऐसे ही कितने गानों पर 6 लड़कों ने पूरी महफिल लूट ली थी। उसके बाद कपल डांस भी हुए। अनिकेत, कुणाल के मम्मी पापा, बहन बहनोई, बुआ मामा सभी ने अपने डांस से पूरे महफिल में चार चांद लगा दिए थे। अनिका आज अपनी सारी खुशी एंजॉय कर रही थी। अच्छांश की शादी के समय प्रेगनेंसी की वजह से वो खुलकर ना ही डांस कर पाई थी, ना ही ज़्यादा चलना उठना बैठना। उन सभी की भरपाई आज अनिकेत की शादी में वो कर रही थी और बाकी लड़कियां उसे देखकर मुंह बना रही थी। अच्छांश और शिवांगी ने भी बेहद खूबसूरत रोमांटिक परफॉर्मेंस दिया। हाँ, हंसी बन गए हो, नमी बन गए हो, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मी बन गए हो। शिवांगी स्टेज पर से आने के बाद जैसे ही अपनी सीट पर बैठी, उसे उबकाई जैसा महसूस होने लगा। अच्छांश शिवांश को गोद में लिए बैठा स्टेज की तरफ देख रहा था, जहां मधुर और गुंजन डांस कर रहे थे। शिवांगी उसे डिस्टर्ब ना करते हुए उठकर बाहर की तरफ जाने के लिए खड़ी हुई। तभी अच्छांश उसका हाथ पकड़ते हुए, कहाँ जा रही हैं? शिवांगी मुंह पर हाथ रखकर इशारा करती है। अच्छांश खड़े होते हुए, मैं भी चलता हूँ। शिवांगी हाँ में सर हिला देती है, क्योंकि उसे पता था कि अच्छांश मानेगा नहीं। अच्छांश शिवाच को अस्मिता जी को दे देता है। दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। शिवांगी एक तरफ जाकर उल्टी करने लगती है। अच्छांश उसका पेट सहलाते हुए एक पानी की बोतल से उसका हाथ मुंह धुलाता है। शिवांगी का अब सर घूमने लगा था। अच्छांश उसे गोद में उठाकर हवेली की तरफ बढ़ जाता है। शिवांगी भी आंखें बंद कर उसके सीने पर अपना सर टिका लेती है। अच्छांश उसे कमरे में लाकर बेड पर सुलाते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में ही शिवांगी सो जाती है। उसके सोने के बाद अच्छांश उसे ठीक से सुला कर दरवाज़ा लॉक करते हुए बाहर आता है। घर के सभी लोग संगीत में थे, इसलिए अच्छांश अस्मिता जी को फ़ोन करता है, लेकिन अस्मिता जी शोर की वजह से कॉल सुन नहीं पाती। अच्छांश सर्वेंट को कुछ देर शिवांगी का ध्यान रखने को कहकर बाहर लॉन की तरफ बढ़ जाता है, ताकि अस्मिता जी को बुला कर लाए और बाकी दोस्तों को भी बता दे, नहीं तो सब ढूंढने लगते। वैसे संगीत प्रोग्राम अब खत्म ही होने वाला था। थोड़ी देर बाद वो अस्मिता जी और शिवाच के साथ घर आता है। सर्वेंट बताते हैं कि अभी तक शिवांगी सो रही है। दोनों ऊपर कमरे में आते हैं। अस्मिता जी अच्छांश को बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ हाथ बटाने को कहती हैं।
अच्छांश अस्मिता जी को शिवांगी का ख्याल रखने को कहकर फिर से बाहर आ जाता है। अस्मिता जी शिवाच के साथ वहीं शिवांगी के पास लेट शिवाच को कहानी सुनाने लगती हैं। थोड़ी देर में वो सो जाता है। अस्मिता जी भी थक गई थी तो उनकी भी आंख लग जाती है। लगभग 2 घंटे बाद अच्छांश घर आता है। अनिकेत के पापा ने एक स्टाफ के हाथे उन लोगों का खाना घर भिजवा दिया था। अच्छांश कमरे में आकर देखता है तो तीनों अभी भी सोए हुए थे। ये देख वो मुस्कुरा देता है। अच्छांश शिवांगी को गौर से देखते हुए कुछ सोचने लगता है। तभी अस्मिता जी की आंख खुल जाती है। अच्छांश अपना सर झटकते हुए, माँ खाना खा लीजिए। अस्मिता जी घड़ी की तरफ देखती हैं। 11 बज गए थे। अस्मिता जी बोली, वहाँ पर सब लोग खाना खाकर चले गए? अच्छांश बोला, हाँ माँ, सब काम हो गया, सभी लोग सोने के लिए चले गए। चलिए अब आप भी खाकर आराम कीजिए, कल देवता पूजन में फिर आपको थकान हो जाएगी। कहते हुए एक सर्वेंट को आवाज़ देकर खाना कमरे में ही मंगवा कर टेबल पर लगवाता है। अस्मिता जी वॉशरूम में हाथ मुंह धोने चली जाती हैं। अच्छांश कुछ सोचते हुए शिवांगी के सर पर हाथ रख जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है, अचानक वो अपने हाथ पीछे खींच लेता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। कुछ देर से जो उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी, अचानक से उस जगह अब डर की लकीरें दिखने लगी थी। तभी अस्मिता जी बाहर आते हुए, क्या हुआ, तूने अभी तक जगाया नहीं? ऐसे खाना नहीं खाने से तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। अच्छांश जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए, माँ जब इनकी नींद खुलेगी तो मैं खिला दूंगा। अस्मिता जी बोली, तूने भी तो नहीं खाया होगा, चल आजा। अच्छांश किसी तरह अस्मिता जी के साथ बैठकर खाना खाता है, लेकिन उसकी नज़रें शिवांगी पर ही जा रही थी, जो अभी भी आराम से सोई हुई थी। खाना खाने के बाद अस्मिता जी अपने कमरे में आ जाती हैं। उनके जाने के बाद अच्छांश दरवाज़ा बंद कर अपने सभी दोस्तों के मोबाइल पर कुछ मैसेज भेजते हुए शिवांगी के ऊपर से चादर खींच उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचते हुए उठाकर बैठा देता है। शिवांगी झटके से आंखें खोलते हुए अच्छांश को देखती है, जो गुस्से से लाल लाल आंखों से उसे घूर कर देख रहा था। शिवांगी उसे इतने गुस्से में देख सहम जाती है। वो हकलाते हुए, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? अच्छांश उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से दबाते हुए, ये तो तुम बताओगी कि हुआ क्या है। तुम्हें क्या लगा तुम इतने आराम से सोई रहोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? शिवांगी की आंखें दर्द और डर से लाल हो गई। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अच्छांश उसे पीछे की तरफ धकेल कर छोड़ते हुए, अब तुम अपने मुंह से बोलोगी या तुम्हारी खातिरदारी करूं? कहते हुए उसका लहजा बेहद ही खतरनाक हो गया था। शिवांगी खुद को संभालते हुए, आपको क्या हो गया है? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? अच्छांश गरजते हुए, मैं केवल अपनी शिवांगी को प्यार करता हूँ, इतना कि उसके होने का एहसास मेरे दिल को महसूस होता है, लेकिन ये एहसास मुझे इस कमरे में आने के बाद नहीं हो रहा है। कौन हो तुम और कहाँ है मेरी शिवांगी? कसम से उन्हें कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते तक गिन नहीं पाएंगी। शिवांगी बोली, मैं मतलब हम ही हैं आपकी शिवांगी। अच्छांश कुछ कहता उससे पहले दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। अच्छांश जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है। सभी दोस्त अंदर आते हुए, भाभी हमें कहीं नहीं मिली। तभी सबकी नज़र शिवांगी पर जाती है। कुणाल बोला, अच्छा भाभी तेरे सामने है और हम लोगों को इतनी रात को ढूंढने के लिए कहा, तू बता नहीं सकता था कि भाभी मिल गई हैं? शिवांगी रोते हुए, देखिए ना आप लोग, इन्हें क्या हो गया है, ये मुझे पहचान ही नहीं रहे। अच्छांश बोला, बंद करो अपनी नौटंकी और तुम लोग ध्यान से देखो इसे, ये मेरी शिवांगी नहीं है, कोई बहरूपिया है। सारे दोस्त चौंकते हुए, व्हाट? अच्छांश बोला, तुम जो भी हो जल्दी से बताओ, वरना मैं जो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सोच कर कि तुम लड़की हो, उसे भूलते हुए मुझे टाइम नहीं लगेगा। बहुत बुरा हश्र होगा तुम्हारा। अनिकेत बोला, लेकिन ये तुम्हारे कमरे में कैसे आ सकती है? तू तो खुद भाभी को लेकर आया था ना? अच्छांश बोला, यही तो मुझे नहीं मालूम, पता नहीं शिवांगी कैसी होगी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मधुर बोला, देखो लड़की, तुम जो भी हो जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुम हो कौन? शिवांगी रोते हुए, आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं शिवांगी ही हूँ। कहते हुए अपना सर पकड़ लेती है जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। अच्छांश उसे गुस्से से घूरते हुए,
ये ऐसे नहीं मानेगी, कहते हुए वो आसपास कुछ ढूंढने लगता है। अनिकेत अच्छांश को रोकते हुए, यार इससे ज़्यादा ज़रूरी भाभी को ढूंढना है, हमने पूरी हवेली में देख ली हो, वो कहीं नहीं है। अच्छांश की नज़र कोने पर रखे एक डंडे पर जाती है। वो जल्दी से उसे उठाते हुए, इसे लेकर स्टडी रूम में चल, यहाँ पर शिवाच्छ डर जाएगा, वो अभी गहरी नींद में सोया है। शिवांगी ये देख डर से काँप उठती है। वो जल्दी से, रुकिए आप लोग, मैं बताती हूँ, हमने शिवांगी को चोट नहीं पहुँचाया है, वो ठीक है। मधुर बोला, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हारा इरादा क्या है? वो लड़की बोली, मेरा नाम शिवांशी है, मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी, लेकिन हमारा इरादा शिवांगी या आप लोगों को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। अच्छांश किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए, मुझे तुम्हारे इरादे से कोई मतलब नहीं है, मुझे जल्दी बताओ शिवांगी कहाँ है? शिवांशी बोली, वो इसी हवेली में है, ऊपर टेरिस पर। अच्छांश जल्दी से कमरे से बाहर भागते हुए टेरिस की तरफ बढ़ जाता है। अनिकेत बोला, तुम लोग यहीं पर रुको, ये लड़की यहाँ से कहीं जानी नहीं चाहिए, मैं देखता हूँ अच्छू को। कुणाल शिवांशी को घूरते हुए, चुपचाप चलकर यहाँ बैठो, तुम्हारा हिसाब तो अभी बाद में होगा, बस इतना खैर मनाओ कि भाभी सही सलामत हो, नहीं तो आज अच्छे के हाथों से तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। शिवांशी डरते सहमते हुए सोफे पर एक तरफ दुर्बुक कर बैठ जाती है। ऊपर अच्छांश जैसे ही टेरिस पर आता है, शिवांगी को ढूंढने लगता है। शिवांगी एक तरफ एक गद्दे पर बेहोश लेटी हुई थी। अच्छांश जल्दी से उसके पास आकर जगाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवांगी बेहोश थी। तभी अनिकेत भी वहां पहुंच जाता है। शिवांगी को देख वो भी राहत के सांस लेता है। अच्छांश घबराते हुए, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? अनिकेत बोला, इन्हें लेकर कमरे में चल, मैं जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। कहते हुए वो अपना मोबाइल लेकर डॉक्टर को कॉल करने लगता है। अच्छांश शिवांगी को बाहों में उठाकर अपने कमरे में आता है। मधुर बोला, इन्हें क्या हुआ है, ये ठीक तो है ना? अच्छांश वहीं टेबल पर पड़ा जग से पानी शिवांगी के चेहरे पर डालते हुए, बीबी प्लीज़ आंखें खोलिए। शिवांगी को इस तरह देख उसकी जान जा रही थी। अनीस शिवांगी की तरफ देखते हुए, ए लड़की, बताएगी तूने क्या किया है? शिवांशी मिमियाते हुए, हमने क्लोरोफार्म से इन्हें बेहोश किया है। अच्छांश जैसे ही ये सुनता है उसकी दिमाग की नसें फटने को हो गई। अनिकेत अंदर आते हुए, अच्छा डॉक्टर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अच्छांश के बेचैन नज़रों में अब नमी छाने लगी थी। वो उसके सर को अपने गोद में रखते हुए, जान प्लीज़ उठ जाइए ना, एक बार अपने अच्छांश से बात तो कीजिए। सभी दोस्त अच्छांश की हालत देख रहे थे, लेकिन वो भी बेबस थे। सभी को जल्दी से डॉक्टर के आने का इंतज़ार था। तभी शिवांगी की पलकें हिलने लगती है। अच्छांश जल्दी से उसके चेहरे का पानी पोंछते हुए, बीबी। शिवांगी हल्की आंखें खोलते हुए, अच्छांश। अच्छांश उसके सर को चूमते हुए, आप ठीक हैं? शिवांगी अपने हाथों को उठाकर अच्छांश के हाथ पर रखते हुए, सर भारी लग रहा है, कहते हुए अपनी आंखें पूरी खोलने की कोशिश करती है। तभी अनिकेत का मोबाइल बजता है। अनिकेत मोबाइल देखते हुए, डॉक्टर बाहर आ गए हैं, मैं लेकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर में ही डॉक्टर अंदर आ जाते हैं। शिवांगी भी अब सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छांश उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए, थोड़ी देर शांत रहिए, एक बार डॉक्टर को देखने दीजिए। डॉक्टर सबको बाहर जाने को कहती है। तभी उनकी नज़र सोफे पर बैठी लड़की पर जाती है और ये देख वो हैरान हो जाती हैं, लेकिन अभी उन्हें कुछ भी बोलना सही नहीं लगता। अच्छांश शिवांगी के पास ही था। डॉक्टर शिवांगी का चेकअप करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोली, अभी तो सब ठीक है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन ऐसी हालत में क्लोरोफॉर्म नुकसान कर सकता है। आपको पहले ही बताया था, प्रेगनेंसी की शुरुआती महीने बेहद ही नाजुक होते हैं। अच्छांश भरे गले से, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन कल सुबह ही हॉस्पिटल आ जाइएगा, वहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड टेस्ट करके बाकी स्थिति का पता लगा लेंगे। तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोफे पर बैठी शिवांशी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि शिवांगी प्रेग्नेंट है, ना ही वीर रंधावा ने ऐसा कुछ बताया था। डॉक्टर के जाने के बाद सभी दोस्त अंदर आते हैं, शिवांगी बैठने की कोशिश करते हुए, लेकिन मुझे क्लोरोफॉर्म कब दिया गया, मैं तो सो रही थी। अच्छांश बोला, आपको कुछ भी याद नहीं? शिवांगी नामे सर हिलाते हुए, हुआ क्या है? अनिकेत बोला, इस लड़की को देखिए, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा।
शिवांगी अनिकेत के इशारे की तरफ देखती है। सोफे पर बैठी लड़की को देखकर वो हैरान हो जाती है। अक्षांश बोला, मैं जब कमरे में आया तो ये लड़की आपकी जगह पर सो रही थी। मुझे इसे देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। आपके पास रहने से जो सुकून महसूस होता है वो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे अपना वहम समझा। जैसे ही मैं इसे जगाने के लिए इसके सर को छुआ, मुझे यकीन हो गया कि आप नहीं हैं। कुणाल बोला, और तभी इसने हम लोगों को मैसेज किया कि आप कमरे में नहीं हैं। पूरी हवेली में हम लोग ढूंढे। शिवांगी बेड से उतरते हुए, कौन हो तुम? अक्षांश शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले आप आराम कीजिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। शिवांशी सोफे से उठकर, मेरा नाम शिवांशी है, मैं यहाँ पर वीर रंधावा के कहने पर आई थी। वीर रंधावा का नाम सुन शिवांगी के माथे पर सिलवटें आ जाती है। बाकी सब भी गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं। शिवांशी बोली, प्लीज़ आप लोग उन्हें गलत मत समझिए। कहते हुए वो वीर की सारी बातें बताती है। मधुर बोला, तुम लोग होते कौन हो? किसी के रिश्ते की परीक्षा लेने वाले? एक बार में तुम लोगों को बात समझ नहीं आई थी? तुम्हें पता भी है तुम लोगों की वजह से आज क्या हो सकता था? शिवांगी अक्षांश को देखते हुए, आपको कहा था ना उसे खत्म करवा दीजिए, अभी तक वो जिंदा क्यों है? अक्षांश शिवांगी को अपने सीने से लगाते हुए, मैं भी यही सोचा था, लेकिन डैड ने कहा कि उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ये सब सोच कर बैठा है। हमारे आदमी हर पल उस पर नज़र रखे हुए थे। शिवांगी गुस्से से, ये नज़र रखे हुए थे कि उनकी नाक के नीचे वो हमारे घर में घुस आए। शिवांशी शिवांगी का गुस्सा देख हैरान हो रही थी। नितिन उसे हैरान देख हंसते हुए बोला, केवल शक्ल एक जैसे हो जाने से तुम हमारी भाभी नहीं बन जाओगी। तुमने और तुम्हारे उस सो कॉल्ड वीर ने सोच भी कैसे लिया कि तुम शिवांगी भाभी की जगह ले सकती हो? शिवांशी घबराते हुए, मैं कोई जगह नहीं लेने आई थी, मेरा विश्वास कीजिए। कुणाल बोला, तुम ले भी नहीं सकती। तुम्हें पता है तुम में और भाभी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये जो तुम हम लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी ना, बार बार अक्षांश को अपने होने का यकीन दिला रही थी, अगर तुम्हारी जगह पर भाभी होती तो क्या करती? अनिकेत हंसते हुए, अभी तक अच्छ की टांगें तोड़ दी रहती। अक्षांश गुस्से से अनिकेत को घूरते हुए, हो गई तुम लोगों की बकवास, जाओ इस लड़की को लेकर यहाँ से, कल देखते हैं इसका क्या करना है। अनिकेत बोला, अरे यार मेरी शादी है, मैं इस लड़की का क्या करूँगा? मधुर उसके सर पर एक थप्पड़ लगाते हुए, बंद कर अपना ड्रामा, नहीं तो अभी के अभी हम लोग गरिमा को फ़ोन करके तेरी शादी तुड़वा देंगे। अनिकेत मुंह बनाते हुए, मनहूस कहीं कि एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम लोगों को भी देख लूँगा। शिवांशी जल्दी से शिवांगी और अक्षांश के सामने घुटनों के बल बैठते हुए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। वीर दिल के बुरे नहीं हैं, बस उन्हें एक बार विश्वास दिलाना था कि मिस्टर सूर्यवंशी आपके लायक हैं। उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, और हमें मालूम भी नहीं था कि आप प्रेग्नेंट हैं, नहीं तो हम लोग कभी ऐसा नहीं करते। शिवांगी कुछ कहती उससे पहले दरवाजे पर एक आवाज़ गूंजती है, ये सच कह रही है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है, अगर सज़ा देनी है तो मुझे दो। सभी आवाज़ की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर वीर रंधावा खड़ा था। उसे देखते ही शिवांगी के चेहरे पर गुस्से और नफरत छा जाती है। वो चिल्लाते हुए बोली, गलती कर दी पिछली बार, मुझे अपने हाथों से उसी वक्त तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब की बार ये गलती नहीं होगी। शिवांगी के चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि शिवाच नींद में ही उठकर रोने लगा। अभी तक की आवाज़ों से वो कसमसा कर फिर सो जा रहा था। शिवांगी शिवाच को देख अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त वीर रंधावा की मौजूदगी उसके गुस्से को भड़काने का काम कर रही थी। अक्षांश शिवाच को गोद में लेकर अनिकेत को देते हुए शिवांगी को पकड़कर बेड पर बैठाता है। बाकी दोस्त वीर रंधावा को बाहर चलने का इशारा करते हैं। शिवांशी भी उनके पीछे चली जाती है। सभी स्टडी रूम में आते हैं। कुणाल और बाकी दोस्त वीर रंधावा को घूर रहे थे। नितिन बोला, तुम लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती ना, बार बार अपनी नाक उठाकर दूसरे की लाइफ में घुसने चले आते हो, लेकिन अब की बार तुमने बहुत गलत किया है। शांति से जीवन बिताना तुम लोगों को रास नहीं आ रहा। वीर रंधावा बोला, तुम लोगों से बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल शिवांगी से बात करनी है। कुणाल व्यंग से मुस्कुराते हुए, लगता है सपने में जीने की आदत तुम्हारी गई नहीं,
खैर शुक्र मनाओ कि उनका गुस्सा शांत हो जाए, नहीं तो आज तू सच में जिंदा नहीं जाएगा। ये अंकल और अच्छ के रहमो करम से जो जिंदगी मिली है वो एक पल में खत्म हो जाएगी। शिवांशी अपने हाथ जोड़ते हुए, प्लीज़ आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वीर रंधावा शिवांशी का हाथ पकड़ अपने करीब खींचते हुए, इन लोगों के सामने अपने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं देखता हूँ ये लोग क्या कर सकते हैं। मधुर बोला, ये तो तुम्हें अंदाज़ा होगा ही, रही बात इसकी तो लड़की समझकर हम लोगों ने अभी तक इसे छोड़ा है, नहीं तो अभी तक ये यमराज के पास पहुंच गई रहती। वीर रंधावा बोला, बहुत घमंड है तुम लोगों को, लेकिन भूलो मत कि मैं भी कौन हूँ। बाहर मेरे बॉडीगार्ड खड़े हैं, मेरे एक इशारे पर इस पूरी हवेली को आग लगा देंगे। तभी एक जोरदार आवाज़ आती है, तो लगाए आग, मैं भी तो देखूं तू केवल भौंकता है या काटता भी है, क्योंकि कुत्तों की इससे ज़्यादा कुछ औकात नहीं होती। वीर रंधावा गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए, देखो सूर्यवंशी, अपनी जबान पर लगाम दो, सारी बातें साफ हो गई है, फिर अब बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम लोगों की लाइफ से कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा। मेरे मन में जो भी वहम था वो सब खत्म हो गया है। तुम लक्की हो और साथ में तुम सच में शिवांगी को डिजर्व करते हो। मोहब्बत तो मेरी भी सच्ची थी, लेकिन शायद तुम्हारे मुकाबले थोड़ी सी कम, और ये मैं समझ गया हूँ। उद्भव सिंह पीछे से आते हुए, हमने पहले भी यही सोचा था कि तुम समझ गए हो, लेकिन आज की हरकत से तुमने हमें गलत साबित कर दिया। वीर रंधावा बोला, माफ़ी चाहूँगा जो मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ये दिलों के एहसास बस दो दिल से ही जुड़ते हैं, तीसरा कभी भी नहीं आता। मोहब्बत की सही परिभाषा आज मैं समझ चुका हूँ। मोहब्बत पहली, दूसरी, तीसरी नहीं होती। मोहब्बत वो होती है जिसे होने के बाद आखिरी दम तक सिर्फ उसी से होती है। लेकिन देखिए, मुझे जब यही शिवांशी मेरे सामने आई तो मैं इसे शिवांगी समझ बैठा। इसके पास मुझे सुकून मिला, शिवांगी समझ कर ही सही, लेकिन मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और आज जब इसे खतरे में देखा तो खुद को सामने आने से नहीं रोक पाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि शिवांगी से मेरी मोहब्बत गलत थी, लेकिन मिस्टर सूर्यवंशी के मुकाबले मेरी मोहब्बत शायद कुछ भी नहीं। उद्भव सिंह बोले, लेकिन तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे, और ये लड़की कौन है? वीर रंधावा शिवांशी के बारे में सारी बात बताने के बाद बताता है कि वो कल ही अपने आदमियों से यहाँ काम करने वाले एक नौकरानी को पैसे देकर उसकी जगह शिवांशी को भेज दिया। शिवांशी अपने चेहरे का हुलिया बदलकर आज सुबह से इस हवेली में थी। वीर रंधावा को मालूम था कि अच्छांश उस पर नज़र रखे हुए है, इसलिए वो भी भेष बदलकर चकमा देते हुए शिवांशी के साथ कल ही आ गया था। शिवांगी जब शादी की शॉपिंग कर रही थी तब उसके आदमी ने उसके हर ड्रेस का सेम टू सेम दूसरा जोड़ा तैयार करवा दिया था। आज जैसे ही सभी संगीत के लिए चले गए, वीर रंधावा भी हवेली में आ गया। शिवांशी शिवांगी के कमरे में आकर उसकी तरह तैयार हो गई। दोनों ने कमरे में एक हिडन कैमरा लगा दिया था। उसके बाद दोनों सही वक्त का इंतज़ार करने लगे, और यह मौका जल्दी ही मिल गया जब अच्छांश शिवांगी की तबीयत खराब होने पर उसे लेकर कमरे में आ गया। उसके सोने के बाद जैसे ही अच्छांश बाहर गया, दोनों कैमरे की मदद से ये देख उस स्टोर रूम से बाहर आए जहां दोनों छुपे हुए थे। दोनों ने देखा कि अच्छांश बाहर जा रहा है। ये देख दोनों जल्दी से शिवांगी के कमरे में आ गए और वीर रंधावा शिवांगी के चेहरे के ऊपर क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया, क्योंकि कपड़ा रखकर सुहाने से शिवांगी की नींद खुलने का डर था। फिर वीर रंधावा शिवांगी को लेकर टेरिस पर चला गया और शिवांशी उसकी जगह सो गई। अच्छांश जब अस्मिता जी को लेकर आया तो नौकरों ने बताया कि वो सो रही है, क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। अच्छांश भी उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे से बाहर चला गया। अस्मिता जी भी इन सब से अनजान आराम से शिवाच्छ को लेकर सो गई। वीर रंधावा टेरिस पर बैठा मोबाइल से उस कमरे पर नज़र रखा हुआ था। शिवांशी को देख वो बार बार दुआ कर रहा था कि अच्छांश शिवांशी को ना पहचाने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी मोहब्बत हारना नहीं चाहता था। लेकिन अच्छांश एक झटके में ही उसे पहचान लिया। जब अच्छांश टेरिस पर शिवांगी को लेने गया था तो वो पानी की टंकी की आड़ में छुप गया था। अच्छांश और अनिकेत शिवांगी की तबीयत में और किसी पर ध्यान ही नहीं दे पाए। लेकिन जब शिवांशी उन लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगी तब खुद को सामने आने से रोक नहीं पाया वीर। उसकी सारी बातें सुनते हुए सबको गुस्सा आ रहा था, लेकिन उद्भव सिंह सबको शांत करते हुए इस बात को यहीं ख़त्म करने को कहते हैं।
लेकिन अब अच्छांश वीर रंधावा को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। आज उसकी वजह से उसकी बीवी और बच्चे को कुछ भी हो सकता था। उद्भव सिंह उसे समझाकर शिवांगी के पास भेजते हैं। शिवांगी अपने कमरे में शिवाच्छ को लेकर बैठे हुए थी। वो चुप नहीं हो रहा था, इसलिए अच्छांश शिवांगी को शांत कराकर शिवाच्छ को देते हुए अनिकेत के साथ बाहर आया था। लेकिन उससे पहले उद्भव सिंह को भी ये सच बताना चाहता था। अनिकेत उसके कहने पर उद्भव सिंह के कमरे की तरफ चला गया और अच्छांशी स्टडी रूम की तरफ। उद्भव सिंह अच्छांश को शिवांगी के पास जाने को कह बाकी दोस्तों को भी आराम करने को कहते हैं। वो वीर रंधावा और शिवांशी को भी वहाँ से जाने को कह देते हैं। शिवांशी और वीर रंधावा वहाँ से निकल जाते हैं, फिर कभी भी उनकी लाइफ में नहीं लौटने का सोचकर। अच्छांश जब कमरे में आता है तब तक शिवाच्छ चुप होकर सो गया था। शिवांगी बेड से टेक लगाकर उसका ही इंतजार कर रही थी। उसके मन में भी बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। अच्छांश शिवाच्छ को उसके गोद से लेकर बेड पर सुलाता है। शिवांगी उठकर वॉशरूम में जाती है। मन अजीब सा होने लगा था। उल्टी करने के बाद हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश होती है। अच्छांश कमरे में चारों तरफ देखते हुए पहले उस कैमरे को ढूंढता है। वो सामने ड्रेसिंग टेबल के आईने के पास लगा हुआ था। वो उसे निकाल कर डिस्ट्रॉय करता है। फिर वॉशरूम में आते हुए शिवांगी को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आता है। शिवांगी उससे कुछ नहीं पूछती। वो समझ रहा था कि वो उससे नाराज है। अच्छांश उसके सर पर हाथ फेरते हुए उस दिन की सारी बातें बताता है जब उद्भव सिंह का किडनैप हुआ था। शिवांगी ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। अच्छांश आज की सारी बातें बताते हुए अब उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कभी हमारी लाइफ में लौट कर नहीं आएगा। शिवांगी बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लेती है। अच्छांश उसके सर को चूमते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये कुछ वक्त बहुत ही स्ट्रेस भरा था। दोनों अब थोड़ी देर में ही सो चुके थे। अगली सुबह अच्छांश और शिवांगी इन बातों को भूल कर अनिकेत की शादी में बिजी हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले अच्छांश शिवांगी को अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, बच्चा भी एकदम सुरक्षित है। सभी दोस्त अब राहत की सांस लेते हैं। अब सभी पूरे दिल से अच्छांश की बारात की तैयारी में जुट जाते हैं। सभी पहले तैयार होकर देवता पूजन के लिए जाते हैं। उसके बाद बाकी रस्मों को करते हुए दोपहर के 2 बजे तक बारात निकल जाती है। अनिकेत की बारात जयपुर से देहरादून के लिए निकल गई थी। 2 डिलक्स बस के इंतजाम किए गए थे। बाकी सारे दोस्त अपनी अपनी वाइफ और फैमिली के साथ अपने पर्सनल गाड़ी से निकले ताकि सभी लड़कियों को कोई दिक्कत ना हो। उद्भव सिंह गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे। अस्मिता जी आगे बैठी थी। अच्छांश शिवांगी को पीछे की सीट पर लेकर बैठा था। शिवाच्छ कभी दादी तो कभी अपने पापा के गोद में बैठ रहा था, तो कभी खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर की तरफ देख खुशी से चिल्ला रहा था। देर रात तक बारात देहरादून पहुंच चुकी थी। वहीं एक होटल में सबके रुकने का इंतजाम किया गया था। गाड़ी से उतरते ही सबको देहरादून के ठंड का एहसास होने लगा। सभी जल्दी जल्दी अपने अपने कमरे में चले गए। गरिमा की फैमिली सबका स्वागत सत्कार करने के बाद अपने घर चली गई। अगली सुबह फिर से सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। एक बार फिर से शाम के 4 बजे बारात सज धज कर गरिमा के घर के लिए निकल पड़ी। अनिकेत को तो अपनी गरिमा को देखने का इंतजार था। सारे दोस्त उसे चिढ़ाते हुए नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। गरिमा के दरवाजे पर पहुंचते ही सभी का अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ रस्मों को करने के बाद वरमाला के लिए जिधर स्टेज बना था उधर बढ़ गए। अनिकेत स्टेज पर बैठा बेसब्री से गरिमा के आने का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में दुल्हन की एंट्री हुई। अनिकेत की तो नज़रें नहीं हट रही थी। गरिमा बहुत प्यारी लग रही थी। मधुर उसे धक्का देते हुए, साले केवल आंखें फाड़ कर देखता ही रहेगा कि जाकर ले भी आएगा। अनिकेत मुस्कुराते हुए गरिमा की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर में दोनों स्टेज पर खड़े थे। गरिमा जैसे ही वरमाला उठाती है, सारे दोस्त अनिकेत को ऊपर उठा लेते हैं। ये देख विवान और गरिमा का भाई दोनों स्टेज पर चढ़ते हुए गरिमा को ऊपर कर देते हैं। हंसी मजाक के बीच दोनों का वरमाला होता है। कुछ देर फोटो खिंचवाने के बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। गेस्ट खाना खाने में बिजी हो गए थे। सारी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन हुई थी। कोई चाहकर भी कमी नहीं निकल पा रहा था। थोड़ी देर में अनिकेत और गरिमा मंडप पर बैठे हुए थे। पंडित जी के मंत्रों के बीच दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे। रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए थे।
अनिकेत ने गरिमा की मांग भरी और गले में मंगलसूत्र पहनाया। इसी के साथ शादी संपन्न हो गई। अनिकेत और गरिमा एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, जो उनके चेहरे से भी नजर आ रहा था। अच्छांश और बाकी लड़के अपनी पत्नी को गेस्ट रूम में आराम करने के लिए भेज दिए थे। बाकी के कुछ बाराती होटल में जाकर रेस्ट कर रहे थे। बस यहाँ पर केवल परिवार के लोग और सभी दोस्त थे। मंडप से उठते ही अनिकेत अपने जूते ढूंढने लगा। गरिमा की कुछ सहेलियां और कजिन जूते लेकर अपना डिमांड रखने लगी। अनिकेत और बाकी लड़के भी कुछ देर के खींचातानी के बाद 25,000 पर बात फाइनल की। घर के मंदिर में कुछ रस्म होने के बाद अब विदाई की रस्म होनी थी। गरिमा के पापा अनिकेत और कुणाल की फैमिली को अपनी तरफ से कुछ तोहफे देते हैं। उधर से भी इन लोगों को तोहफे देने के बाद गरिमा की विदाई होती है। हंसी मजाक से हटकर अब माहौल गमगीन हो गया था। गरिमा अपनी फैमिली से मिल थोड़ी देर में अनिकेत के साथ होटल निकल गई। बाकी दोस्त भी अपनी पत्नियों के साथ अपनी अपनी गाड़ी से निकल गए थे। सभी कुछ अच्छे से हो गया था, जिसकी संतुष्टि सबके चेहरे पर थी। होटल में सारी पैकिंग हो गई थी। वहाँ से सभी जयपुर के लिए निकल जाते हैं। शाम तक पहुँचते पहुँचते सभी बहुत थक गए थे। घर जाते ही सभी खाना खाकर आराम करने लगते हैं। रिसेप्शन अगले दिन रखा गया था। सभी दोस्त भी अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। अनिकेत की आज फर्स्ट नाइट थी, लेकिन आज कोई रस्म नहीं हो पाई थी, इसलिए गरिमा अनिका के पास सोई हुई थी और अनिकेत कुणाल के पास। पहले तो अनिकेत थोड़ा चिढ़ा हुआ था, लेकिन जल्दी ही बेड पर सोते ही थकान की वजह से गहरी नींद में सो गया। कुणाल भी मुस्कुराते हुए सो गया। अगले दिन रिसेप्शन भी अच्छे से हो जाता है। अच्छांश और सभी दोस्तों ने अनिकेत के 15 दिन के स्विट्जरलैंड की फ्लाइट बुक की थी। रिसेप्शन होने के बाद जब अनिकेत अपने कमरे में आया तो दोनों बहनें दरवाजे पर खड़ी थीं। अनिकेत बिना कुछ कहे जल्दी से अपना पर्स निकालकर उन दोनों को देते हुए, मेरे पास इतना ही है, अब रास्ता छोड़ो। दोनों बहनें हंसते हुए, कुणाल ये तो सच में बहुत उतावला हो गया है। अनिकेत का बहनोई, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कुछ दिन पहले साले साहब शादी के नाम से ही गुस्से से लाल पीले होते थे। अनिकेत झेपते हुए, अरे मैं तो आप लोगों की सोच कर ही इन्हें जल्दी जल्दी हटा रहा था। ये सुनते ही बाकी सब भी हंस पड़ते हैं। अनिकेत के कमरे में जाने के बाद बाकी दोस्त फिर से अपनी पत्नी के साथ घर के लिए निकल जाते हैं। इधर गरिमा कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन अनिकेत को पा लेने की खुशी भी थी। उसने भी कहाँ सोचा था कि कभी उसे प्यार होगा और एक दिन वो प्यार पूरा भी हो जाएगा। अनिकेत दरवाज़ा बंद कर अलमारी की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर में वो अपने हाथ में एक खूबसूरत सा बॉक्स लिए गरिमा के सामने आता है। गरिमा की पलकें झुकी हुई थी, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट छाई हुई थी। अनिकेत उस बॉक्स को खोलकर गरिमा के सामने करते हुए, मेरे चाँद के लिए एक छोटा सा नजराना। गरिमा देखती है कि वो एक चैन था, जिसमें आधा चाँद बनाकर उस पर बहुत ही महीन से गरिमा और अनिकेत का नाम लिखा था। गरिमा उस पर अपने हाथ फेरते हुए, बहुत खूबसूरत है। अनिकेत लॉकेट को उठाकर गरिमा के पीछे से बैठते हुए उसके गले में पहनाने लगता है। माथे पर से चूनर हटाते ही बालों में लगाया गजरा अनिकेत की सांसों में खुशबू बनकर उतरने लगता है। लॉकेट पहनाते वक्त उसके हाथों का स्पर्श गरिमा के अंदर भी रोमांच भर रहा था। कुछ ही देर में अनिकेत अपने होठ गरिमा के गर्दन पर रख देता है। गरिमा भी पलटकर अनिकेत के गले लग जाती है। अनिकेत गरिमा को अपनी आगोश में लेते हुए अपनी मोहब्बत के सफ़र पर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में कमरे में जलते कैंडल और फूलों की खुशबू के बीच दोनों अपने प्यार को महसूस कर रहे थे। अनिकेत ने गरिमा को आज पूरे तरीके से अपना बना लिया था। इनकी भी मोहब्बत पूरी हो गई थी। दोनों अपनी वफाई मोहब्बत एक दूसरे के नाम कर चुके थे। अगले दिन शाम को दोनों स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल जाते हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।